ओके सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पॉलिटी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए वाले थीम्स हैं उनको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं 360 डिग्री में एंड हर वीडियो में जैसे मैं बताती हूँ हमारा मीन्स की जो तैयारी है, जो स्ट्रेटजी है उसी तरीके से रहेगी कि हमें क्या करना है दैट वी हैव टू डू इज़ कि हमें हमें प्रिलिम्स का क्या करना है हमें प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ना है, मतलब जो प्रीलिम्स का कंटेंट है उसको पढ़ना है। उसके बाद जो हमारे मेंस के जो रिकरिंग थीम्स हैं उनको पढ़ना है, साथ में जो करंट अफेयर्स है उनको करना है एंड साथ में आंसर राइटिंग करना है। इतना करना इनफ है, मोर देन इनफ फॉर द मेंस प्रिपरेशन। डू नॉट गो कि हमें तो ये पढ़ लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। जितना पढ़ना है, जितना हमने डिसाइड करा उसको पढ़ेंगे और अच्छे से और बार बार पढ़ेंगे सो दैट वो हमारी जहन में बैठ जाए और इसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे, सारे आंसर जो भी हैं उनको अच्छे से लिख पाएंगे। सो दैट इज़ इट। बाकी कंसिस्टेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि देखो अपनी पोटेंशियल को पहचानना है दैट वी कैन डू दिस एंड यू विल बी हाफ वे डन। एंड लोग तो पता है इस टाइम पे वो काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एंड यू हैव टू डू लाइक 2000 यूपीएससी 2026 की फाइनल लिस्ट में मोनिका का नाम आना तय हो जाना चाहिए। इसी तरीके से तैयारी करेंगे। सो नेक्स्ट थीम है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में। जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ये जो थीम है अपने आप में काफ़ी बार रिपीट हुई है एंड साथ में इसको कनेक्ट किया गया है इस क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ। लेकिन जो थीम है ये अपने आप में काफ़ी कैसी है, रिकरिंग है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या होता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का मतलब होता है फॉलोइंग द स्पिरिट एंड वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को फॉलो करना, नॉट जस्ट द लिटरल वर्ड्स, सिर्फ शब्दों को नहीं, उसकी स्पिरिट को। स्पिरिट का मतलब है कि अगर कोई क्लॉज है, कोई प्रोविजन है तो वो क्यों है ना, उसके पीछे की कहानी को समझना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है ना, जस्ट वर्ड्स को ना फॉलो करके। सो वो बहुत ज़रूरी है ना। इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। इट इंश्योर्स एथिकल वैल्यू ऑफ पावर इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। साथ में ये क्या इंश्योर करता है कि जो एथिकल यूज़ हो पावर का, एथिकली पावर का यूज़ हो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। बाकी अगर एक सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का मतलब बताऊँ, ये टर्म भी काफ़ी बार आई है। दैट मीन्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज़ हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करना, उनसे स्टिक करना, उनसे अधेयर करना। ये क्या करता है, प्रमोट करता है जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, डिग्निटी, सेकुलरिज्म एंड रूल ऑफ लॉ को। हेल्प प्रिवेंट आर्बिटेरियनेस एंड मेजोरिटेरियन डोमिनेशन। साथ में ये मैंने प्रिवेंट करता है कि आर्बिटरी तरीके से काम ना हो एंड मेजोरिटेरियन डोमिनेशन ना, मतलब मेजोरिटी डोमिनेशन ना करे माइनॉरिटी पे। फर्स्ट डिस्कस इन इंडिया बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इसको काफ़ी क्या करते थे, फॉलो करते थे। दैट मीन्स अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे क्वेश्चन आएगा तो क्या हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को टैग करेंगे वहाँ पे, येस और नो, येस वी आर गोइंग टू डू दैट। तो एक थिंकर का नाम भी अगर मिल रहा है ना कोई फेमस पर्सनैलिटी तो उसको चिपकाना है वहाँ पे, राइट। नाउ सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का एंड जुडिशरी का क्या रोल है। देखिए जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इज अ प्रोटेक्टर और गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़। वही तो है जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करती है एंड ये देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। जजेस मस्ट इंटरप्रेट लॉज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, नॉट पर्सनल बिलीव्स और पॉलिटिकल प्रेशर। एंड जजेस का यहाँ पे जो मेन काम है वो ये है कि उनको लॉज को इस तरीके से इंटरप्रेट करना है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बेस्ड ऑन हो, ना कि खुद के पर्सनल बिलीफ या किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आके। हेल्थ जुडिशरी एक्ट एज अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। और जब एक जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल्स को चेक करती है कि वो प्रैक्टिस हो रही है नहीं, तो एक तरीके से क्या होता है, चेक लगता है हमारी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पे। इंश्योर इम्पार्शियल एंड फेयर डिसीजन मेकिंग। इससे क्या होता है कि इम्पार्शियल एंड फेयर डिसीजंस लिए जाते हैं। ये पब्लिक ट्रस्ट को भी मेंटेन करता है जुडिशियल सिस्टम में। सो बेसिकली दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एंड जुडिशरी। नाउ जुडिशियल इंडिपेंडेंस वाई इंपॉर्टेंट। जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। देखिए जुडिशरी शुड बी फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल बॉडीज़। जुडिशरी होनी कैसी चाहिए, जो कंट्रोल से फ्री हो। जुडिशरी शुड बी फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल बॉडीज़, ज़रूरी है। इनेबल जजेस टू गिव फेयर जजमेंट। इससे क्या होगा कि किसी के प्रेशर में रह के जो है जुडिशरी काम नहीं करेगी तो फेयर जजमेंट देगी, स्पेशली इन केसेस जहाँ पे खुद गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। ये प्रोटेक्ट करती है थ्रू सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अच्छा, इसको प्रोटेक्शन किस तरीके से दी गई है ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, आप इजीली जजेस को रिमूव नहीं कर सकते। फिक्स सैलरीज है जिनको हम कंसोलिडेट फंड पे
चार्ज करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर है हमारी डीपीएसपी में भी आर्टिकल 50, ठीक है। कंटेम्प्ट पावर है जिससे कि वो अपनी अथॉरिटी को मेंटेन कर पाए। इंडिपेंडेंस को एक बेसिक स्ट्रक्चर का नाम भी दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के। सो इस तरीके से हमारी जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हम कंट्रोल कर रहे हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आया। नाउ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जुडिशरी भी तो जवाबदेही होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस शुड नॉट बिकम एब्सोल्यूट पावर। हमें पता है कि जुडिशरी को हमें इंडिपेंडेंट तो रखना पड़ेगा सो दैट एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर उस पर हावी ना हो एंड वो एक तरीके से फेयर डिसीजंस ले पाए, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए, आर्बिट्रेरी जो एक्शन है उनको क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए। लेकिन अब उनको तो इंडिपेंडेंस दे दी, लेकिन वो एब्सोल्यूट भी तो ना हो। अब उसको भी अगर कोई उसके ऊपर चेक ऑन रखने वाला नहीं होगा तो वो खुद अपने आप में करप्ट हो सकती है। सो जजेस मस्ट बी आंसरेबल, तो उनको आंसरेबल होना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स के लिए, एथिकल कंडक्ट के लिए, टाइमली केसेस डिस्पोज क्यों नहीं हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कैसे की जाती है, रिटर्न एंड रीजन जजमेंट्स के थ्रू, अपील एंड रिव्यू सिस्टम्स के थ्रू, इन हाउस प्रोसीजर्स भी होता है खुद हाउस के अंदर मिसकंडक्ट का, इम्पीचमेंट कर सकते हैं, रेयर है बट होता है, एंड आरटीआई ट्रांसपेरेंसी जो कि अब जजमेंट में भी होगी। सो इससे रिगार्डिंग क्या है, एक तरीके से हम क्या है जजेस को आंसरेबल बना सकते हैं। बाकी वैकेंसी की कॉलेजियन सिस्टम को थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना, एक जो अपॉइंटमेंट हो रही है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है, अंदर की चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी लाना है ना, अकाउंटेबिलिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बैलेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, तो हमें क्या इंश्योर करना है, हमें इंडिपेंडेंस तो देनी है लेकिन साथ में अकाउंटेबिलिटी को भी लेके आना है। तो टू मच देखो, अगर हम बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस देंगे तो रिस्क है अनरेगुलेटेड पावर का, कि पावर को रेगुलेट करने वाला नहीं होगा, कुछ चेक ऑन करने वाला नहीं होगा। उससे खुद जो है जुडिशरी खुद क्या हो जाएगी, आर्बिट्रेरी डिसीजंस ले सकती है, करप्शन को प्रमोट कर सकती है, करप्ट हो सकती है, बाइस्ड डिसीजन दे सकती है। जो जस्टिस फॉर ऑल है, जो फेयर जस्टिस है वो नहीं आएगा। टू मच अकाउंटेबिलिटी, रिस्क ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, एग्जीक्यूटिव हावी होने की कोशिश करेगी जुडिशरी पे, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तब भी फेयर डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एक्ट करती है एक तरह से बैलेंसिंग टूल है। मतलब कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन का मॉरल ही है, कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यू क्या है कि हमें सेपरेशन ऑफ पावर तो चाहिए लेकिन विद चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, क्योंकि वो एक बैलेंसिंग टूल का काम कर रही है। जुडिशरी एथिकली काम करे, इंडिपेंडेंटली काम करे, लेकिन विदाउट बिकमिंग आंसरेबल टू पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन उसको आंसरेबल भी होना पड़ेगा विद बिकमिंग आंसर, विदाउट बिकमिंग आंसर, ये लाइन थोड़ी गलत है, मतलब उनको आंसरेबल होना पड़ेगा। नाउ कुछ रेटेड केस लॉस देख लेते हैं, आपको पता है यूज़फुल है फॉर एनी आंसर इस थीम पे। एनजीएसी केस तो पता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने जो ये वाला एनजीएसी का आइडिया था उसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। सेकंड जजेस केस के थ्रू इस्टेब्लिश करा कॉलेजियम, जिससे कि जो एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस है वो कम हो। एंड केशवानंद भारती में बोला ही था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नाउ वाई दिस थीम इज़ इंपॉर्टेंट इन करंट टाइम, आज के टाइम पे भी ये सेम चीज़ है, क्योंकि अभी भी एग्जीक्यूटिव प्रेशर्स आज के टाइम पे होता ही रहता है। अगर आप देखोगे तो न्यूज़पेपर में 365 में से कम 65 दिन तो है जहाँ पे जुडिशरी के अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन होता रहता है, डिबेट चलती रहती है, जुडिशियल ओवररीच वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, जवाब तो दे ही नहीं रहा है, लेकिन हर किसी के फील्ड में घुसा जा रहा है। नीड है कि हम ट्रांसपेरेंट जज के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को रखें, इंश्योर करें जो जुडिशरी है वो ट्रस्टेड रहे, एफिशिएंट रहे एंड इम्पार्शियल रहे। उसकी इम्पार्शलिटी को मेंटेन करने के लिए उसको इंडिपेंडेंट भी रखना पड़ेगा, लेकिन साथ के साथ उसको अकाउंटेबल भी बनाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट थीम इज़ जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड कॉलेजियम सिस्टम। वही बार बार जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जुडिशियल इंडिपेंडेंट, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इस पे क्वेश्चन आता ही रहता है। तो बहुत अच्छी थीम है एंड बहुत बार हम इस थीम को पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हमारे दिमाग में एकदम छप जानी चाहिए। सो सबसे पहले देखते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे होता है। देखिए ओरिजिनल पहले क्या था, 1950 की कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन क्या है कि जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कुछ अदर जजेस को। इसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन सिस्टम, नॉट बाइंडिंग। लेकिन इस टाइम पे जो है हमारा क्या माना जाता था कि कंसल्टेशन है, बाइंडिंग नहीं है। अगर सीजीआई ने बोल दिया इस पर्सन को करना है तो इसी पर्सन को करना है, ये बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट चाहे तो कर भी सकता है वरना ना करे। तो ये हमारी पहले पोजीशन थी 1950 के टाइम पे। लेकिन उसके बाद फर्स्ट जजेस केस होता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो कंसल्टेशन है उसका मतलब कंकरेंस नहीं है, सो द एग्जीक्यूटिव हैड प्राइमेसी जुडिशियल
अपॉइंटमेंट, मतलब फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं कि हाँ कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ कंसल्टेशन है, वो बाइंडिंग नहीं है, उसका मतलब कंकरेंस नहीं है, मतलब होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है उसकी प्राइमेसी है, मतलब उसकी चलेगी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, ऐसा फर्स्ट जजेस केसेस कहते हैं। लेकिन सेकंड जजेस केसेस में क्या होता है, यहाँ पे रिवर्स कर दिया जाता है जो अर्लियर स्टैंस था सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले जजमेंट दी थी, एंड सीजे अपना ओपिनियन देते हैं कि सीजेज ओपिनियन फॉर्म्ड विद अ ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस, अगर सीजे और साथ में कुछ सीनियर जजेस के ग्रुप ने अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो वो बाइंडिंग ही होगा, और यहीं से बर्थ होता है हमारे कॉलेजियम सिस्टम का। उसके बाद फिर जब दोबारा हमारा थर्ड जजेस केस आता है जो कि क्लैरिफाई करता है कि कॉलेजियम में कौन कौन होगा, है ना, जो कंपोजिशन को क्लैरिफाई करता है। यहाँ पे सिर्फ बोला था कि ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस, एग्जैक्टली कितने जजेस होंगे उसके बारे में नहीं बताया था। अगले केस में कॉलेजियम सीजे प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्लैरिफाई कर दिया जाता है फॉर एससी के अपॉइंटमेंट्स के लिए, एंड सीजे प्लस 2 सीनियर एससी के जजेस होंगे फॉर हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट के लिए। ऐसा बोला जाता है कि तो जो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट है उसके लिए सीजीआई प्लस 4 जजेस, एंड जो हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट है उसके लिए सीजीआई प्लस 2 सीनियर एससी के जजेस। समझ में आई ये चीज़। नाउ एनजीएसी एक्ट आता है 2014 में, पता है कि जो पार्लियामेंट है वो ट्राई करती है रिप्लेस करने का इस कॉलेजियम सिस्टम को विद नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना के, जिसमें गवर्नमेंट होगी, जुडिशरी होगी, सिविल सोसाइटी होगी, एंड तब जाके हमारा जो है जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है और वो स्ट्रक डाउन कर देते हैं इस एनजेएसी को, एक्ट को, और बोलते हैं कि वॉयलेट करिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, एंड अपहेल करते हैं कि कॉलेजियम एक तरीके से पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, मतलब जुडिशियल इंडिपेंडेंस अपने आप में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये हमारा इवोल्यूशन है कॉलेजियम सिस्टम का। नाउ अब हाउ कॉलेजियम सिस्टम आज के टाइम पे कैसे काम करता है, तो कुछ नहीं, कॉलेजियम हमारा रिकमेंड करता है, नाम से रिकमेंड करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे अप्रूवल के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ होती है ना वो सारा, एंड जो मिनिस्ट्री एंड जो होम मिनिस्ट्री होती है, लॉ एंड होम मिनिस्ट्री जो होती है वो क्या करते हैं, छानबीन करते हैं उस पर्टिकुलर जजेस के बारे में। थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा कि पर्सन सही है क्या, उसके बारे में सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो फिर बाद में रिटर्न भी कर सकती है वंस, एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए, एंड इफ़ कॉलेजियम रिट्रायर्स गवर्नमेंट मस्ट अपॉइंट, और गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये पर्सन सही नहीं है तो वो दोबारा से रिकन्सिडरेशन के लिए बोलती हैं। लेकिन अगर दोबारा से कॉलेजियम उसी नाम को भेजता है तो फिर गवर्नमेंट को उसको अपॉइंट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आज के टाइम पे कॉलेजियम वर्क करता है ना। कुछ एडवांटेजेस भी हैं इस कॉलेजियम सिस्टम की। सबसे पहला यही है कि इंश्योर कर रहा है जुडिशियल इंडिपेंडेंस और लिमिट कर रहा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को। साथ में ये हेल्प कर रहा है मेंटेन करने में क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी बाय सीनियर जजेस एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको नॉलेज है ना, उनको नॉलेज है कि किसको जज बनाना चाहिए, उनको ज़्यादा बेटर पता है। रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव डोमिनेशन जुडिशरी, जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेशन है वो नहीं रहेगा, तो इससे क्या होगा, हमारा सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा, कोई आर्बिटरी एक्शन नहीं होगा, कोई बाइस्ड जस्टिस नहीं दिया जाएगा, जस्टिस फेयर रहेगा, एंड एक रूल ऑफ लॉ जो है इस्टेब्लिश होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी अच्छा है कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, ये कुछ हमारे मतलब क्या है एडवांटेजेस हैं ना। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ बुराइयां भी तो होगी। सबसे पहला है ओपेक है एंड नॉन ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब कोई भी रिटर्न प्रोसीजर है ही नहीं, कोई पब्लिक रीजनिंग नहीं है, आपने इसको क्यों दिया, क्यों नहीं लिया इस पर्टिकुलर जज को, तो उसके बारे में काफ़ी ओपेक है, नॉन ट्रांसपेरेंट है। साथ में कोई अकाउंटेबल नहीं है, डिसीजंस काफ़ी इंटरनल लिए जाते हैं, एंड आप इसको पब्लिकली रिव्यू भी नहीं कर सकते हो। साथ में वो भी ये भी नहीं बता रहे कि किसी जज को रिकमेंड किया तो क्यों किया है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे नेपोटिज्म होता है, एंड काफ़ी फेवरेटिज्म के भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट हो रहा है। एक तो होता है कि खुद एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, जुडिशरी करा रही है लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, एग्ज़ाम के थ्रू लोग आ रहे हैं, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। डिलेज इन अपॉइंटमेंट, साथ में अपॉइंटमेंट में बहुत बड़ा डिले आपको देखने को मिलता है, एंड जो कि जस्टिस को भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है। ठीक है, नो रिप्रेजेंटेशन कंसिडरेशन, सोशल डाइवर्सिटी को, रीजन को, जेंडर को भी इंश्योर नहीं किया गया। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है अपने आप में वो कैसा है, अनफेयर है, वो सही नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का। स्पेशली आप देखोगे तो वुमेन का एंगल जोड़ सकते हैं कि वुमेन का तो आज तक एक भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। 34 जजेस में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही फीमेल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, एंड इस तरीके से एक मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। तो ये सारे क्या है हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं कॉलेजियम सिस्टम की। अब यूएस में क्या होता है, देखिए यूएस में थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं जजेस को, सीनेट जुडिशरी कमेटी होती है वहाँ पे जो हियरिंग्स को सुनती है, एंड सीनेट वोट करती है उस पर्सन को कि वो कंफर्म कर या रिजेक्ट करती है कि वो जज बनना चाहिए या नहीं। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, पॉलिटिकल है, एंड पब्लिकली स्क्रूटनाइज्ड है, मतलब वहाँ पे पब्लिक का भी से है, पॉलिटिकल एंगल भी है, और कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंट है।
तो इसका एडवांटेज वही है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बेटर होगी, एंड मेरिट एंड डिबेट, कैंडिडेट को आप अच्छी तरीके से एग्जामाइन कर रहे हो बिफोर कन्फर्मेशन। वही डिसएडवांटेजेस ये है कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा आप देखोगे तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, मतलब एग्जीक्यूटिव का काफ़ी से है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, एंड जजेस में अपीयर आइडियोलॉजिकली अलाइन टू पॉलिटिकल पार्टीज़, और हो सकता है जो जजेस हैं वो आइडियोलॉजिकली अलाइन हो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी का से रहेगा तो कोई ना कोई जज जिसको पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट कर रही है तो उसकी इनकी आइडियोलॉजी सेम रहेगी, एंड फिर वो उनके फेवर में रह के काम करेंगे, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, तो अपने आप में जस्टिस बाइज हो सकता है। कैन लेड टू पोलराइज जस्टिस आउटकम, जैसे कि मैंने बताया पोलराइज किया जा सकता है जस्टिस के आउटकम को, जजमेंट्स को अपने फेवर में किया जा सकता है। ठीक है, तो इन कंपैरिजन इन शॉर्ट कहे तो इंडिया में कैसा है, थोड़ा सा ज़्यादा सेपरेशन है, वहीं पे जो यूएस है वहाँ पे खुद देखो सेपरेशन की बात करता है, लेकिन वहाँ पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस इतनी भी नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थीम, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से ही जुड़ा है, अभी हम इस टर्म के बारे में बात ही करके आए। इसका सिंपल मतलब ये है कि कोर वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना वाइल एक्साइजिंग द पावर इट रिक्वायर्स। इसमें ज़रूरत होती है कि हम जो आइडियल्स हैं हमारे, जैसे जो भी प्रेमल के जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, पब्लिक लाइफ में उनको रिस्पेक्ट करें। ये गाइड करता है कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है, कोई गवर्नमेंट है, कोई सिटीजन है, उनको बिहेव करना चाहिए बियॉन्ड द रिटन टेक्स्ट। मतलब देखो टेक्स्ट में तो कुछ भी लिख दिया ना, टेक्स्ट को तो इंटरप्रेट अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन उस टेक्स्ट की एसेंस को समझना, उस लेटर ऑफ द स्पिरिट को समझना, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, एंड उसको फॉलो करना। ये एक तरीके से मिसयूज़ ऑफ लीगल पावर को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इवन इफ समथिंग इज टेक्निकली लीगल। जैसे कि टेक्निकली लीगल एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, लेकिन क्या वो टेक्निकली लीगल है कि हाँ गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, लेकिन वो लेटर ऑफ स्पिरिट को होल्ड कर रहा है, जो जिसके लिए था, जो उसके पीछे की आइडियोलॉजी थी, जो उसके पीछे का थॉट था, रीज़न था, क्या वो उसको फॉलो कर रहा है, तो दैट इज़ वाई इट एक्ट एज अ मॉरल कंपास फॉर गवर्नेंस, और एक तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। नाउ की एलिमेंट्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के, देखिए रूल ऑफ लॉ का होना चाहिए, मतलब कोई भी अबव नहीं है लॉ के, ये सबसे पहला है। इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी है वो समानता हो और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। रिस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को ही रिस्पेक्ट करें। इंडिविजुअल फ्रीडम, प्रोटेक्ट पर्सनल चॉइसेस एंड ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल की फ्रीडम का प्रोटेक्ट करें। टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म होना चाहिए कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना। अकाउंटेबिलिटी ऑफ पावर, हर किसी को अकाउंटेबल बनाना है, हर कोई आर्बिट्रली एक्ट ना करें। एंड रिस्पेक्ट करो जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, ईसीआई है, क्या है, और वो फेयरली फंक्शन करें। तो हमारे कुछ एलिमेंट्स है, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम, टॉलरेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस। नाउ अब कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की ज़रूरत क्यों है, जैसे कि मैंने बताया, इससे हम मेजोरिटेरियन डोमिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं माइनॉरिटी के राइट्स एंड वल्नरेबल ग्रुप्स के राइट्स को, एक रिस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर का, एक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस को मेंटेन करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट जुडिशियल जो डिसीजन इससे रिगार्डिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबरीमला केस है। तो सबरीमला केस में हुआ क्या था कि कोर्ट ने अलाउ करा था जो एंट्री है वुमेन की इनटू सबरीमला टेम्पल, और यहाँ पे हेल्ड कस्टम्स कैन नॉट वॉयलेट द इक्वलिटी एंड डिग्निटी गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, एक तो हमारा राइट था, तो एक तो हमारा राइट है कि वी हैव अ राइट टू रिलीजन, टू प्रैक्टिस, टू प्रोपगेट, टू कंसाइज, है ना, सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन एक और राइट है कि इक्वलिटी का। तो वहीं पे हमें क्या करना पड़ा, उसके बीच में बैलेंस कैसे निकाल पाए, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, एक अच्छा एग्जांपल हमने यहाँ पे समझा, इसको चेप देना ना। ऐसे नवजीत सिंह जोहर है, यूनियन ऑफ इंडिया है, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज करा सेक्शन 377, दैट इज़ कंसेंशनल सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को, और बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देखो, सोशल रिलीजियस मोरालिटी को ऊपर नहीं रखा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि यू हैव अ राइट टू चूज़ कि आपको किससे शादी करनी है, किसके साथ बच्चा पैदा करना है, दिस इज़ योर राइट, यू कैन नॉट टेक इट, बिकॉज सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, रिलीजन उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, इस तरीके से। ठीक है, मतलब और भी आप कितने ही यहाँ पे केसेस लिख सकते हो। ठीक है, कि किस तरीके से सिर्फ वर्ड्स को नहीं, सिर्फ जैसे कि मेनका गांधी केस है ना, मेनका गांधी केस में भी यही बोला कि आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो ठीक है, वो आपका हक है, वो लीगल है, लेकिन लीगल का मतलब ये नहीं जो आप पीछे का एजेंसी भूल जाओ। तो
बहुत सारे केसेस आप यहाँ पे लिख सकते हो ना। क्या डिफरेंस है देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एंड सोशल मॉरलिटी में। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या सही है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या सही है, क्या मॉरल है, यही होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एंड सोशल मॉरलिटी। सोशल मॉरलिटी का मतलब है कि व्हाट कॉमन सोसाइटी थिंक्स इज राइट और रॉन्ग, मे बी जो कि हमारी रिलीजन, कल्चर या ट्रेडिशन के बेसिस पे हो सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का मतलब है व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि क्या सही है और क्या गलत है, जो कि इक्वलिटी एंड डिग्निटी पे बेस्ड ऑन है। व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ही हमेशा प्रिवेल करता है। जैसे कि हमने बहुत सारी सबरीवाला केस में, ट्रिपल तलाक में ना, और भी हम कह सकते हैं वही सेम सेक्स वाला नवजीत जौहर केस में हमने समझा ना। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अपनी इंपॉर्टेंस ही इंपॉर्टेंस है। इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट द मेजोरिटी प्रेशर। मेजोरिटी तो ये नहीं चाहते थे कि सेम सेक्स के रिलेशनशिप को हाँ किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया, तो इंडिविजुअल के राइट को तो प्रोटेक्ट करा। इंक्लूसिव है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी को इंश्योर करा रहा है कि हम टाइम टू टाइम बदलते रहेंगे। बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करा रहा एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर को स्ट्रेंथन करना। नाउ the next and the last theme of this particular topic is representation of women in higher judiciary। ये भी अपने आप में एक चटपटा अटपटा सा टॉपिक है एंड काफ़ी बार ये रिपीट भी होता है अगर आप देखोगे हिंदी न्यूज़पेपर में स्पेसिफिकली, तो दैट मीन्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हायर जुडिशरी में। नाउ क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाई ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज़ डिज़ायरेबल, क्यों हमें चाहिए, क्यों हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन है वो पार्टिसिपेट करें, क्यों ये डिज़ायरेबल है। देखिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में स्पेसिफिकली ये कनेक्ट करता है रिप्रेजेंटेशन के साथ। हम क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि सबकी वॉइस आएगी, सबका रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन अगर आप इतने बड़े 50% ऑफ पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, तो क्या ये सही है। तो ये कनेक्ट करता है रिप्रेजेंटेशन को डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस के साथ। नाउ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, मैं पहले बता देती हूँ, ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो अच्छे से पढ़ना है। करंटली अगर आप देखोगे तो वुमेन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट अगर आप 2024 में देखेंगे तो सिर्फ 3 आउट ऑफ 34 जजेस हैं जो कि फीमेल हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी छोटा रेशो है। 34 का आधा कितना होता है अगर आप देखेंगे तो इट इज़ लाइक 17 जजेस होनी चाहिए थी वुमेन, क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन को प्रेजेंट करे, वहीं पर सिर्फ 3 हैं। Since 1950 only 11 judges have served in the Supreme Court और अब तक सिर्फ 11 ही वुमेन जजेस बनी हैं। ओनली अराउंड 13 से 14 वुमेन जजेस आपको हाई कोर्ट में मिलेंगी एंड कोई भी आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुमेन नहीं रही है। तो ये इतना गंदा हाल है, तो ये थोड़ा सा जो फैक्ट है इसको रट लेना है, देखो रटना ही पड़ेगा। तो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है कंपेयर टू पॉपुलेशन शेयर। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई इंपॉर्टेंट क्यों है, जिससे जेंडर इक्वलिटी आए। हमारा जो हम कह सकते हैं DPSP को ले लो, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी को ले लो, फंडामेंटल राइट को ले लो, हमारी प्रेमल को ले लो, हर कोई क्या कह रहा है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना जुडिशरी, लेकिन नहीं हो रहा है। डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स, साथ में अगर वुमेन आएगी तो वो अपना एक नज़रिया लेके आएगी, एक वुमेन वाला नज़रिया लेके आएगी, उसमें एक डाइवर्सिटी आएगी पर्सपेक्टिव्स में। सो वुमेन ब्रिंग लाइव्ड एक्सपीरियंसेस विच इनरिच द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, और इस तरीके से हम ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे लॉ की, जैसे सेक्शुअल हरासमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस हैं। तीसरा है बूस्ट पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो भी बढ़ेगा, बिकॉज अगर एक इंक्लूसिव कोर्ट का लुक ज़्यादा फेयर एंड ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगेगा सोसाइटी को। इनकरेज वुमेन लीगल प्रोफेशनल, साथ में जो वुमेन है लीगल प्रोफेशनल है वो भी इस फील्ड में ज़्यादा आने की कोशिश करेंगी, है ना। तो मोर वुमेन जजेस इक्वल्स टू मोर वुमेन ज्वाइनिंग जुडिशरी एंड लीगल फील्ड। इम्प्रूव सेंसिटिविटी, केसेज इन्वॉल्विंग रेप, चाइल्ड अब्यूज़, वर्क प्लेस हरासमेंट हैंडल्ड विद मोर एम्पैथी, क्योंकि आपको पता है जो वुमेन है, वुमेन कम्स विद एम्पैथी। सो एक सेंसिटिविटी जैसी चीज़ें आपकी जो है सुप्रीम कोर्ट में आएंगी, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का होता है ना, हाई कोर्ट ने बोल दिया था एक बार, किसी हाई कोर्ट ने बोला था कि किसी लड़की का वो कि कपड़े पे छेड़छाड़ करना इज़ नॉट अटेम्प्ट टू रेप, तो इस तरीके से करके तो सेंसिटिविटी जो लैक कर रहा है हमारा जुडिशरी उसमें ज़्यादा अच्छे से आएगी। स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी एंड नॉट जस्ट फॉर्मल इक्वलिटी। सो क्यों ज़रूरी है, जेंडर इक्वलिटी के लिए, जो कि हमारा फंडामेंटल से हम DPSP से हर चीज़ से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिटी आएगी, पर्सपेक्टिव में अलग अलग नज़रिए आएंगे। पब्लिक का ट्रस्ट भी ज़्यादा बूस्ट होगा बिकॉज ऑफ द इंक्लूसिव कोर्ट आउटलुक।
इनकरेज होगा, वुमेन भी ज़्यादा इस फील्ड में आने की कोशिश करेंगी, सेंसिटिविटी जो है वो इम्प्रूव होगी यहाँ पे, एंड हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। नाउ क्या बैरियर्स है, क्या रुकावटें हैं कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन अच्छा क्यों नहीं है? सबसे पहला है मेल डोमिनेटेड लीगल प्रोफेशन, फ्यूअर वुमेन एट सीनियर बार पोजीशंस। यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो लीगल प्रोफेशंस में खुद ऑटोमेटिकली ही वुमेन आती कम है। दूसरा है सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही एक वुमेन के ऊपर जो कि कहीं ना कहीं करियर एडवांसमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है। लैक ऑफ मेंटरशिप एंड प्रोफेशनल नेटवर्क्स फॉर वुमेन इन जुडिशरी। लैक ऑफ मेंटरशिप का मतलब है कि इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नेटवर्क है ही नहीं, मेंटरशिप कोई प्रोवाइड कराने वाला है ही नहीं वुमेन के लिए। 22 है अपॉइंटमेंट में, बिकॉज कॉलेजियम सिस्टम है जो कि मेल डोमिनेटेड है अपने आप में, इनफॉर्मल है, ना ही तो उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है, एंड दैट इज़ वाई वो ज़्यादा क्या है, नेटवर्क डिपेंडेंट है, मतलब जिसके कनेक्शंस होंगे उसको मौका मिलेगा। सो 22 है अपॉइंटमेंट में। नाउ स्टीरियोटाइप्स भी है कि वुमेन आर नॉट टफ इनफ फॉर हायर जुडिशरी, ऐसा भी एक स्टीरियोटाइप है कि वुमेन जो है अच्छे से जज नहीं कर सकती हैं, वो ज़्यादा एम्पैथेटिक है, वो ज़्यादा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इमोशनल है। सो दैट इज़ वाई लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन हाई कोर्ट रिड्यूसिंग पूल फॉर सुप्रीम कोर्ट सिलेक्शन, बिकॉज हाई कोर्ट में ही कम है तो उससे सुप्रीम कोर्ट में आने के चांसेस और कम हो जाते हैं। तो ये सारे कुछ बैरियर्स हैं। मेल डोमिनेटेड लीगल प्रोफेशन है, सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लैक ऑफ मेंटरशिप है, 22 है अपॉइंटमेंट में जो कि नेटवर्क बेस्ड हो चुका है, स्टीरियोटाइप है कि वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, एंड लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन हाई कोर्ट। नाउ जुडिशियल ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो क्या कोई जुडिशरी ने भी बोला है, तो जैसे कि एक हमारे थे जस्टिस NV रमाना, उन्होंने बोला था कि वुमेन को तो 50% रिजर्वेशन देना चाहिए जिससे कि इक्वल पार्टिसिपेशन आए, है ना। एंड ऐसे हमारा जो ये चंद्रचूड़ है जो भी हुए थे, उन्होंने भी बोला कि लो रिप्रेजेंटेशन है जो कि अच्छा नहीं है जुडिशरी की हेल्थ के लिए। तो जुडिशरी के खुद हमारे कुछ जजेस हैं, रमना एंड चंद्रचूड़, जो कि बोलते हैं कि हाँ हमें रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहिए। नाउ स्टेप्स क्या लिए गए हैं, क्या उसके लिए कोई स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक? SC आस्किंग कॉलेजियम्स टू कंसिडर डाइवर्सिटी एज वन क्राइटेरिया इन अपॉइंटमेंट। तो SC हाँ कोशिश कर रहा है कि हम कॉलेजियम में डाइवर्सिटी लाने की कोशिश करें, रीजन की भी, जेंडर की भी, कम्युनिटी की भी, कास्ट की भी, रिलीजन की भी। सम हाई कोर्ट इम्प्रूविंग अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डिस्ट्रिक्ट जजेस, साथ में कुछ हाई कोर्ट इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इंक्रीज़ हुआ भी है वुमेन का इनरोलमेंट लॉ स्कूल्स में, है ना, काफ़ी इंक्रीज़ हुआ भी है, बट अभी भी जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी लिमिटेड है, मतलब दिखने को है ही नहीं, करंट स्टेटस से पता ही चल गया है। ना क्या मेजर्स ज़रूरी हैं जैसे कि हमें इनके इम्प्रूवमेंट को, इनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा सकें? रिजर्वेशन कर सकते हैं वुमेन का जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, जैसे कि हमने सिविल सर्विसेज में कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन कर सकते हैं विद डाइवर्सिटी एज अ मैंडेटरी क्राइटेरिया, और डाइवर्सिटी को एक मैंडेटरी क्राइटेरिया बनाए। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि 34 में से एटलीस्ट 10 वुमेन होंगी जजेस। मोर वुमेन इन सीनियर एडवोकेट पोजीशन थ्रू मेंटरिंग, वही मेंटरिंग एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। मैटरनिटी सपोर्ट, फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशन दे सकते हैं, जिससे कि जो वो था दैट इज़ सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटल चीज़ें वो हो पाएँ। अवेयरनेस हम फैला सकते हैं, जस्टिस एजुकेशन, इंकरेजिंग वुमेन टू जॉइन लीगल सेक्टर एंड स्ट्रेंथन कर सकते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस विद जेंडर इंक्लूजन पॉलिसीज़ के साथ। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं। रिजर्वेशन, ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन, मोर वुमेन इन सीनियर दिस, है ना, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, मैटरनिटी बेनिफिट जो सोसाइटल एंड बायोलॉजिकल जो भी कॉन्स्टेंट है उनको कर पाए, अवेयरनेस फैला सकते हैं, ये सारी चीज़ें। वाई इट इंश्योर्स डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस। देखिए डाइवर्सिटी से डिफरेंट लाइफ के एक्सपीरियंसेस आते हैं जो कि कहीं ना कहीं रीजनिंग को एंड जजमेंट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। इक्विटी से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी वुमेन को, है ना। इंक्लूसिवनेस से जुडिशरी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव बनेगा सोसाइटी का, नॉट डोमिनेटेड बाय वन जेंडर, और फिर जो जो वो जजमेंट्स देगा वो भी थोड़ी सी बाइज्ड ना रह के ज़्यादा डाइवर्स रहेंगे, अपने आप में ज़्यादा रीजनड रहेंगे। दैट इज़ इट। ये तो जो मैंने 4 थीम्स करी काफ़ी छोटी 30 मिनट्स के अंदर ही होगी। वेल आई वुड लाइक टू से दैट people questioning your potential because you are giving them the chance. So this time UPSC की 2026 की मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं होगा तो किसका होगा? इतनी मेहनत कर डाली है। 2 ही प्रायोरिटीज़ हैं दिमाग में रखनी है, हेल्थ एंड अपना UPSC, एंड जादू और मैजिक खुद होना शुरू हो जाएगा। एंड बी पॉजिटिव इन योर थॉट्स, नेगेटिव तो कुछ सोचना ही नहीं है, और ज़्यादा इधर उधर कभी नहीं सोचना है अभी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द सिलेबस ऑफ मेंस, रिवाइज दैम, देन प्रीलिम्स करो, प्रीलिम्स के टेस्ट दो, प्रीलिम्स क्लियर करो, मेंस लिखो, मेंस के आंसर राइटिंग करो अच्छे से, पेपर दो, एंड उसके बाद सोचना है आप जो भी सोचना है। ऑलरेडी शादी का प्रेशर आने वाला है वरना। सो बी रेडी, और सिचुएशन टफ होंगी, अभी टाइम है।
डू योर बेस्ट।